जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की परीक्षा देने वाले हैं जल्द ही, तो आप यहां पर मैथ की एक शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप अभी इसको लास्ट तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई मैं बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करके समझाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको भाई फुल सपोर्ट करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप रफ या कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठ सकते हो और जो है क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जिससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस एकदम शानदार तरीके से हो सके। तो यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं भाई, या जो भी बहन कर पा रही है, तो भाई बहुत ही अच्छी और शानदार बात होगी। और इससे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपका भाई आपसे अनुरोध करता है, जो भी भाई या बहन चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर का क्वेश्चन में पूछा गया है, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ए जो है वो बी से आधा काम करता है। देखिए, यहाँ पर यदि क्वेश्चन में जो का प्रयोग होता है वो हमेशा पास वाले के लिए होता है। देखिए, इसके पास में सबसे पहले क्या है, बी है। ठीक है, यानी ये जो का प्रयोग जो है पास वाले के लिए होता है, यानी बी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अब इनके जो है काम का हम क्या बना लेंगे, रेशो टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये ए हो गया आपका भाई साहब, और ये बी भाई साहब हो चुके हैं, और ये हो गए सी भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है भाई सी 3 गुना कुशल है बी से। ठीक है, सी जो है बी से 3 गुना कुशल है। और यहाँ पर पूछ रहा है भाई ए बी से आधा कुशल है, तो हम यहाँ पर सी के यानी कार्म जो है, सी के जो दिन है वो मान लेते हैं हम 2। ठीक है, यानी सी ने 2 दिन का समय लिया है। और यहाँ पर कहा है बी जो है सी से 3 गुना कुशल है, यानी सी का 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने 2 माना है। और ये इसका कितना होगा, 3 गुना 6। अब यहाँ पर देखिए, पहली लाइन में देखिए ए बी से आधा कुशल है, तो बी कितना है भाई, बी तो 6 काम कर रहा है, यहाँ पर 6 दिनों का टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर आधा कुशल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये 3 यूनिट ही 3 दिन में ये काम कर पा रहा है। ठीक है, जो काम ए 3 दिन में कर रहा है वो बी 6 दिनों में कर पा रहा है, और सी उस काम को 2 दिनों में कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर कौन का है, जो कार्य दक्षता सबसे अधिक किसकी है, तो सी की मानी जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये कम दिन ले रहा है, जो दिन कम लेगा उसकी भाई एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन में कहा है बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा करता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 6 × 6, क्योंकि भाई बी जो है 6 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, और 6 यूनिट हमारे हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 6 दिनों में काम कर रहा है। तो काम बराबर देखिए क्या होता है, काम बराबर होता है यानी दक्षता, जिसको आप एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में, और मल्टीप्लाई कर देगा आप उसको समय से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समय से। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये टोटल काम निकालने का हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर टोटल काम हमारा कितना आ गया भाई साहब, 36 आ चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि भाई तीनों मिलकर काम करे। देखिए, यदि तीनों मिलके काम को करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल डेज देख लीजिए कितने हो जाएंगे। टोटल डेज जो है कितने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझ चुके होंगे भाई। देखिए, टोटल काम हमारा 36 है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखिए 3 और 6 कितने हो गए, 9, और 9 2 11 हो गए। तो इसको 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 या 33, और 3 बच गए जीरो, यानी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गए, आगे 80 बच गए, और 11 सत्ते 77, तो यानी 3.27 लग इस समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप समझ चुके हो तो भाई वीडियो को एक लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई अच्छे लेवल की क्वेश्चन लाया हूँ आज। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है,
दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी? देखिए मान लिया हमारी रेलगाड़ी पहली क्या है, ए रेलगाड़ी मान लेते हैं हम। पहली पहली रेलगाड़ी आपकी हो जाएगी ए और दूसरी रेलगाड़ी हो जाएगी बी, ठीक है। और इनकी जो स्पीड यानी स्पीड का रेशो देखिए यहाँ पर कितना दिया है। स्पीड का रेशो यहाँ पर दिया गया है 5:6। 5:6 दिया गया है स्पीड का रेशो। तो यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी जो है, दूसरी रेलगाड़ी की हमें स्पीड कितनी दी गई है? दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है भाई 450 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ गई भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी रेलगाड़ी तो हमने बी मानी थी। तो यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 90 दी है। तो ये कितने गुना हो रही है? तो 15 की गुना हो रही है इसमें, यानी 15×6 = 90। तो आप इसकी पहली ट्रेन की भी स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आप 15 की मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो इसकी आ जाएगी 75 किलोमीटर, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी ऑप्शन भाई यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आसानी से आप कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि से धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुने समय लगता है, अधिक समय लगता है, तो धारा की स्पीड क्या हो जाएगी? देखिए स्ट्रीम की आपको स्पीड पूछे तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन में क्या कर लेंगे भाई, जो एक्स होगा, एक्स तो मानेंगे नाव की चाल, ठीक है। नाव की चाल, नाव की चाल क्या हो जाएगी? आपकी एक्स हो जाएगी। और वाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? धारा की चाल। अब भाई आपको याद कैसे रहेगा कि भाई धारा की चाल क्या माननी है और नाव की चाल क्या माननी है, ठीक है। तो देखिए वाई से आप ये शब्द याद रख सकते हो, स्ट्रीमली। तो वाई आप हमेशा याद रखो स्ट्रीमली, यानी स्ट्रीम बोलते हैं धारा को, स्ट्रीमली यानी धारा की चाल उसको मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय वाला लगाएंगे, ठीक है। अब ये यही फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, समझिए बात को। क्योंकि हमारी भाई दूरी तो इक्वल है ना, जैसे कि नाव धारा की दिशा में जा रही है और धारा के विपरीत दिशा में आ रही है। तो जो डिस्टेंस नाव ने कवर की है, जाने में भी उतनी दूरी कवर की है और आने में भी उतनी दूरी कवर की है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया। तो यहाँ पर हम क्या, जो जब नाव जो है धारा की दिशा में जा रही है तो क्या चाल चलेगी? तो 6 + k y, क्योंकि 6 तो हमारी नाव की चाल हो गई ना। तो क्वेश्चन में दी गई है कि नाव की गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल धारा की दिशा में तो इतना समय, इतनी दूरी कवर कर रहा है, ठीक है। और जब विपरीत दिशा में आ रही है तो 6 - k y करेगी। और लेकिन यहाँ पर तो 1 घंटे का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? तो 1 घंटे का समय लग रहा है। और यहाँ पर देखिए 4 गुना अधिक समय लग रहा है, तो यहाँ पर 4 की हम कर देंगे गुणा। अब आप समझ चुके होंगे कि ये आ जाएगा 6 + k y बराबर, ये आ जाएगा 6×4 = 24 और -k4y, ठीक है। अब ये 4y इधर प्लस में जाएगा तो ये आ जाएगा 5y। और ये 24 में से 6 माइनस होगी तो इधर आ जाएगा 18। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 18/5 आ जाएगी। देखिए बिल्कुल नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करने को तो मैं भाई इसको एक लाइन में कर सकता था, ठीक है। आपको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5×3 = 15 और 5×6 = 30, यानी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, जो आपकी धारा की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था कि भाई धारा की गति क्या होगी। तो धारा की गति यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ चुके होगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। भाई आप लोग सपोर्ट भी कर दिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं भाई आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1,000 की मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था, ठीक है। भाई देखिए वन लाइन ऐसी ट्रिक बताऊंगा भाई, ये एकदम क्वेश्चन यहाँ आराम से हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? प्रिंसिपल लिखना है एक साइड लिखना है अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल समझ चुके हो भाई, मूलधन बोलते हैं, अमाउंट यानी मिश्रधन होता है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल हमसे क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है? 1,000 रुपये। तो इधर लिखिए 1,000 रुपये, ठीक है।
और यहाँ पर जो है 331 का जब चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्रधन। तो आप कहेंगे भाई ये हो जाएगा 1331, ये 1000 में जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा हमको। क्वेश्चन में हमसे रेट कितना दिया है, 10% का दिया है, तो 10% का भाई यहाँ पर क्या करिए आप फ्रैक्शन कीजिए। 10% का जैसे ही आप फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, यानी जो आपकी जो राशि है वो प्रिंसिपल कितनी रही होगी, यानी 10 यूनिट रहा होगा, ठीक है। और 10 से धन कितना हो गया, एक ब्याज मिलके 11 हुआ होगा, यानी जो ये है ये 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल है और यहाँ पर 1331 अमाउंट है। तो ये किसी ना किसी का भाई वर्ग या घन या मतलब घातों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 से 1000 पर जाएंगे तो 10 की पावर हमें कितना करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भाई 3 करना पड़ेगा। और 11 से 1331 में जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना पावर करना पड़ेगा, 3। जो आपकी ये पावर आ रही है यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका टाइम हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। देखिए आसानी से आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या करना है भाई, आपको घात लगाकर देखना है, ठीक है, पावर बोलते हैं जिसको। तो पावर लगा के देखोगे तो यहाँ पर 10 की पावर 3 करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। जैसे 11 की पावर 3 करोगे तो 1331 बन जाएगा। और जितनी पावर लगाने से आपका प्रिंसिपल और अमाउंट निकल के आ रहे हैं वही आपका समय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रेट आपकी क्या दी है, वार्षिक दिया, इसी वजह से ये आपकी क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। यदि यहाँ पर अर्धवार्षिक होता तो ये आपकी 3 अर्धवार्षिक यानी 3 छमाही हो जाती। 3 छमाही का मतलब कितना हो जाएगा भाई, यानी 1.5 वर्ष आपका होता फिर उत्तर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 3200 और 3 वर्षों में 3360 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर यानी आपका कोई प्रिंसिपल रहा होगा यानी मूलधन रहा होगा, और वो क्या हो रहा है भाई, 2 वर्षों में ये हो रहा है 3200 रुपये, ठीक है। यानी यहाँ पर समय कितना लग रहा है, इसको 2 वर्ष लग रहा है, समय लग रहा है 2 वर्ष। और जैसे ही ये 3200 हो रहा है 3360, कितना, और 3360, यानी अगले वर्ष में यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 वर्ष में ये हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 वर्ष में हमें तो कितना ब्याज मिल रहा है, 360 रुपये का ब्याज मिल रहा है। किस पर मिल रहा है भाई, नहीं 360 का नहीं भाई, 160 का, सॉरी गलती हो गई थोड़ी। 160 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। जब 3200 में आप कितना जोड़ोगे, 360 आ जाए तो यानी 160 जोड़ना पड़ेगा। 160 का ब्याज मिल रहा है किस पर, यहाँ पर देखिए रेट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 160 का ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पर मिल रहा है किस पर, 3200 पर। तो 3200 पर ब्याज मिल रहा है 160 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। तो यहाँ पर देखिए 160 से 320 यानी 20 बार चला जाएगा, और 20 से आपका 100 जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर जो आपका रेट परसेंटेज निकल के आएगा 5%। तो 5% यानी इसका भी जवाब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी वस्तु को 18% लाभ और 22% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का अंतर 624 रुपये है, तो वस्तु की लागत क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपको बड़ी ही आसानी से मैं समझा सकता हूँ। जब भी देखिए यहाँ पर लाभ और हानि एक साथ दे दी जाए और यहाँ पर उन राशियों में अंतर पूछ ले, तो कितना दे रखा है यहाँ पर, अंतर तो 624 दे रखा है। और जब लाभ और हानि एक साथ दे दी जाए तो उन लाभ और हानि को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर 18% और प्लस के 22%, तो ये कितना होगा, 2 और 1 3 1 4, यानी आपका आ जाएगा 40%, ठीक है। 40% की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमारा अंतर कितना आ रहा है, 40% का, और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना है, 624 का अंतर है। तो 1% की वैल्यू भाई निकालिए आप, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 624 हो जाएगी, और ये आ जाएगी आप बट्टे में 40। लेकिन हमसे पूछा है वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य देखिए यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100%। तो यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है तो आपसे 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 624/40, और आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। देखिए यहाँ पर जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 बच गए, 4 पंजे 20 और 4 छिक 24। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई, 1560 रुपये आ जाएगा। 1560 रुपये यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 20%, 40% और 10% की तीन क्रमागत छूट के लिए एकल छूट क्या होगी। ठीक है, देखिए यानी आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं दुकान पर, तो वहां पर दुकानदार जो है आपको 20% की एक छूट दे रहा है, 40% की दूसरी छूट और 10% की तीसरी छूट दे रहा है। और आपसे पूछ रहा है भाई, यदि हम इन तीनों छूटों को एक साथ मिला दे तो एकल छूट कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भाई काफी बार बन चुके हैं एग्जाम में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं वन लाइन एक मेथड आपको बताऊंगा और ये मेथड आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम जो छूट है वो लिख लेते हैं। ये आपकी 20% की छूट हो गई, दूसरी छूट आपकी 40% की हो गई, तीसरी छूट हो गई 10% की। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी छूटों को जोड़ लेना है। तो 20 और 40 कितने हो गए, 60, और 60 और 10 कितने हो गए, 70%। ठीक है, 70% हो गए। और अब इनको क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, माइनस करना है और यहाँ पर जो है एक एक की गुणा करना है। ठीक है, जैसे कि 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 में तो ये आ जाएगा 800, और प्लस 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो आ जाएगा 400, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 20 में, तो कितना आ जाएगा ये 200। और आपको डिवाइड कर देना है यहाँ पर 100 से। अगली बात क्या है भाई, यहाँ पर प्लस करना होता है और सभी की गुणा कर देते हैं आपस में। 2 चौक 8, 8 एकम 8। ठीक है, 8 और 000 और 10,000 से भाई साहब डिवाइड कर देना है आपको। ठीक है, इतना मेथड आप याद रख पाओगे और क्वेश्चन समझो आपका हो चुका है। अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर, देखिए 70 तो आपका हो चुका था, यहाँ पर 800 और 400 1200, 1200 और 200 1400। 1400 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और प्लस के कितना आ जाएगा, देखिए 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.8। ठीक है, 0.8 आ चुका है यहाँ पर। और 70 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। और 56 में 0.8 ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 56.8%। ठीक है, तो 56.8% आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आप कर पाए होगे। देखिए कोई सी भी छूट आपसे पूछ ले, बहुत ही आसानी से इसको कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा चुका है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ये याद रखिएगा। यदि पहली वस्तु पर 25% लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक साइड लिख लीजिए आप सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और एक साइड लिख लीजिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर हम वस्तु को मान लेते हैं, ये ए वस्तु हो गई और ये वस्तु हो गई बी। ठीक है जी, तो इससे आपको क्वेश्चन करने में बड़ी ही आसानी होगी। देखिए 25% का लाभ कह रहा है क्वेश्चन में, तो 25% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 25% का फ्रैक्शन होता है भाई साहब 1/4। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन सब सोल्व हो जाएगा ये। यानी 4 की कोई वस्तु है और 1 के लाभ पर बेच दी गई है, यानी 4 की कोई वस्तु खरीदी थी, 1 के लाभ पर बेच दी 5 रुपए में। तो दूसरी वस्तु पर तो भाई हानि हो गई, पहली पर लाभ हुआ, दूसरी पर हानि, वो भी 25% की। तो यानी 4 की कोई वस्तु खरीदी थी, 1 की हानि हो गई, तो बेची कितने में, 3 रुपए में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी हमारा तो भाई यहाँ विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो समान कीजिए इसको। तो हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर की है तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर इसको 15 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 15 आ चुका है और यहाँ पर भी 15 आ चुका है। लेकिन हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है भाई, यहाँ पर हो चुका है 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, यानी ए वस्तु तो 12 रुपए खरीदी और 15 में बेच दी, और बी वस्तु 20 की खरीदी 15 में बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखिए 20 और 12 कितना हो गया, 32 की कोई वस्तु खरीदी दोनों, और 30 में दोनों वस्तुएं बेच दी। तो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है भाई साहब, लॉस हो रहा है 2 रुपए का। तो यहाँ पर हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज यानी 2 रुपए का लॉस हुआ है, किस पर हुआ है, 32 पर हुआ है।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। 2 से इसको काटेंगे हम 16 बार, और इसको काट देंगे 4 चौके 16, और 4 से जाएगा 25 बार, और ये जाएगा आपका 6.25% आपका क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण उत्तीर्ण अंक से 25% अंक जो है अधिक मिलते हैं। तो टोटल अंक बताने हैं आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो साथियों देखिए, एक स्टूडेंट है जिसको मिले हैं 30% अंक। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या हुई यहाँ पर भाई, वो 25 अंकों से फेल हो गया। हमें इनको करना है पास। ठीक है, तो पास करने के लिए हमें इसको 25 अंक ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, यदि इसको 25 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता, क्योंकि ये 30% की वजह से फेल हो चुका है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, दूसरा एक स्टूडेंट है उसको 40% अंक मिले हैं। ठीक है, और कह रहा है भाई उसे उत्तीर्ण यानी जो पासिंग मार्क थे आपके उससे 25 अंक ज्यादा मिले, तो हम तो इसको उत्तीर्ण अंकों के बराबर ही रखेंगे, इसके 25 अंक हटा देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 30 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10%। तो 10% की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए 25 और 25 कितने हो गए, 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 25 माइनस के इधर चले जाएंगे। तो 10% की वैल्यू 50 हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है कुल अंक कितने हैं भाई, तो कुल अंक यानी आपसे पूछ रहा है परीक्षा कितने अंकों की है। ठीक है, तो यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 50/10 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 10 पंजे 50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके 100, 5 पंजे 50। तो ये आ जाएगा, जो आपकी परीक्षा थी वो 500 अंकों की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इतना लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं थी। यदि आप याद रख सकते हो तो सीधी सी बात है भाई, 40 में से 30 माइनस करे 10%, और ये यहाँ पर अधिक ले आ रहा है, वहां पर कम अधिक ला रहा है, और यहाँ पर कम ला रहा है, दोनों को जोड़ दे और 10% के बराबर लिख देंगे, और 10 से सीधा निकल जाएगा 50%, और सीधा आप यहाँ पर डायरेक्ट टोटल अंक भी निकाल सकते हो। देखिए, यदि यहाँ पर पूछता भाई उत्तीर्ण अंक कितने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 10% की वैल्यू 50 है, और 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपकी 150 हो जाएगी, और 150 में आप जोड़ देंगे 25, तो 175 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसके पासिंग मार्किंग होने चाहिए 175। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 11 पारी भाई सम्राट ने की है और उसका एवरेज कितना है, यहाँ पर 51 रन है। ठीक है, एवरेज जो है 51 है। अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए, अच्छा जी, सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अगली पारी कौन सी हो जाएगी, 12वीं पारी हो जाएगी, और इसमें एवरेज उसे कितना बढ़ाना है भाई, 2 बढ़ाना है। तो टोटल रन कितने बढ़ाने पड़ेंगे, उसको 24 बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसने पूछा भाई टोटल रन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा भाई 51 में आप 24 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो टोटल रन उसको 12वीं पारी में कितने बनाने पड़ेंगे, 75 बनाने पड़ेंगे, यदि उसे 2 एवरेज आपका अपना बढ़ाना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर सेकंड इसका मेथड देख लीजिए। सेकंड टाइप इस ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 12वीं पारी है आपकी, 12वीं पारी में उसको एवरेज कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। पहले एवरेज कितना था, 51, और इसमें 2 एवरेज बढ़ाना है, और इसको माइनस कर दीजिए। तो पुरानी पारी क्या थी आपकी, 11 11 थी, और इसका एवरेज कितना था, 51 था। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो 51 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 51 और 2 53, और माइनस के यहाँ पर कर दे 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36 के 6 3, 12 पंजे 60 और 3 63। ठीक है, और 561 माइनस करेंगे तो 11 6 में से 1 गया 5, और 13 में से 6 गया 7। ठीक है, तो ये 75 यहाँ से भी देखिए निकल रहा है इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो शॉर्टकट तरीका है इसका, ठीक है, यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो भाई इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो
दोस्तों आज की जो है क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप यहाँ पर अच्छे से समझ भी पाए होंगे। ठीक है, और भाई जो आजकल भाई अब आप जो है अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, जो है अपने दोस्तों के पास भी यार शेयर कर दिया करो। ठीक है, जिससे कि भाई हमारा चैनल भी थोड़ा इंक्रीजमेंट सा पकड़ ले। ठीक है भाई, तो भाई हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, यदि कहीं पर को भाई से कुछ गलती हो गई है तो भाई कमेंट में बता दीजिए कि भाई यहाँ पर गलती, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।